So which chapter we are doing right now? Forest society and colonialism. Or a society and colonialism. Sir, We no. are doing forest. No, sir. Sorry, sir. Socialism No, in sir. Europe. Socialism in Europe and Russian Yes, Revolution. sir. Russian Yes, sir. Revolution. Russian Revolution. Socialism and Okay. So we are doing socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay. So जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक, do anybody have any kind of doubt in the whatever content we did? Do anybody have any kind of doubt? I think no, I'm not getting response from everyone. Is it clear No, the sir. No, content? sir. No doubts. no sir, no No, sir, doubt. no doubt. Okay. तो यदि किसी को अगर कोई डाउट नहीं है, I think you have done your DTP. Yes sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. very good. So आपको अपना सिलेबस भी पता लग गया है, जो सिलेबस है कल का JSTSC का. Yes, sir. Anand Jha, sir, please tell me capitalism again. Okay, what is capitalism? Anand Jha? Anand Jha, can you hear me? Am I audible? आपने स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया Sir. Yes, स्क्रीन शेयर तो मैंने किया है ना, सभी को दिख रहा है? आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Screen visible. Yes, sir. Okay. So Anand Jha. Anand Jha, can you hear me? Yes sir. Yes. आपको क्या डाउट है आनंद? मुझे कैपिटलिज्म समझ में नहीं आया सर. Okay. So who will explain capitalism? One Sir, guy. may I? May I May I? refer to So may I may Manoj. Manoj? Okay, Manoj. First of all, explain what do you understand Sir, by capitalism. Sir, capitalism is the ideology to promote the welfare of an individual or two individual. तो इसका मतलब कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी जिसमें सिर्फ कुछ ही लोगों का फायदा देखा जाता है या फिर किसी अकेले का. Capitalism is an ideology which promotes welfare of an individual or a group of individuals. Okay. Is it okay, Anand? okay sir. Any other doubt? Anybody have? Can ask. किसी को और कोई डाउट है तो वो पूछ लें अभी. नो? ओके. तो आप लोग डीपीपी आई थिंक. सर मुझे एक डाउट है. हाँ बताइए. सर जो हमने कल टॉपिक किया था लास्ट क्लास में 1.2 इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, उसमें से जो लास्ट पैराग्राफ है सर उसमें डाउट है. वो आपने सिर्फ थोड़ा जल्दीबाजी में एक्सप्लेन किया था. अच्छा. जल्दबाजी में हो गया था. यस सर, वो मैं उस दिन एब्सेंट था ना उस क्लास में, तो सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा था तो सर पता ही नहीं चला वो टॉपिक खत्म कब हो गया. मैंने उसमें एक्सप्लेन किया होगा सारे कंटेंट को. रीडिंग हो सकता है हुआ हो या ना हुआ हो. ओके, डिपेंड. तो लास्ट टॉपिक, वो टॉपिक कौन सा है जो तुम्हें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है? सर वो वाला टॉपिक है जिसमें आपने बताया था. सर नेशनलिस्ट बन गए थे, रेवोल्यूशनरीज थे और सर एक इटालियन नेशनलिस्ट भी थे. ओके. तो उसमें तो कुछ है ही नहीं. उसमें ये है कि जो नेशनलिस्ट है, जो फिर उसके बाद उस दौर में जो नेशनलिस्ट आए, ओके, नेशनलिस्ट अब चाहते हैं नेशन स्टेट बने. नेशन स्टेट जहाँ पे कि वो खुद क्या कर सके, रूल कर पाए, उनका ऑटोनोमस रीजन हो, और वहाँ पे जो है कि जो मल्टी डायनेस्टिक रूल हैं वो क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, रिड्यूस हो जाए. यही है नेशन स्टेट. और इस नेशन स्टेट के प्रोसेस में, मेकिंग प्रोसेस में, ओके, अलग अलग लीडर्स के क्या हैं, फिगर्स के इन्वॉल्वमेंट हैं यूरोप में. उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वन है इटली की यूनिफिकेशन में, इटली को नेशन स्टेट बनाने में, वो है गिउसेप्पे मैज़ोनी. हालांकि वो यूनिफाई जब हो रहा था तो नहीं थे, बट ये he started the process of unification. He gave the term, he used the term that Italy should be unified. Okay, तो इस तरीके से आप इटली के बारे में, गिउसेप्पे मैज़ोनी के बारे में देख रहे थे. ओके, तो इसमें ये बताया गया सिर्फ नेशन स्टेट के
कुछ रेवोल्यूशनरीज ऐसे थे, नेशनलिस्ट ऐसे थे जो नेशन स्टेट की मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। इन योर हायर क्लास इन नेक्स्ट क्लास, ओके, यू विल, नेक्स्ट क्लास here refers to after this the current class which you are in studying right now. Okay, after this class 9th 10th, in 10th the first chapter of history will tell you more about nation state. Okay, Yes sir. any other doubt? इसमें सर खाली लिबरल्स और रैडिकल्स ही गए ना, जो कॉन्जर्वेटिव्स थे वो नहीं गए। लिबरल आर्टिकल्स, यस, बिकॉज वो एम्प्लॉयर हैं और वो कहीं ना कहीं दे वांट टू चेंज इन सोसाइटी, दे वांट टू abolish the privilege given by birth, they want people should be educated, literate, and the capitalists should work without any hindrance, restraint. Okay, these are the main Yes. these are the main motives of liberals, radicals. But why they want this kind of, means why they want a change in society? Because they want to earn more profit. Okay. Yes sir. Any other doubt? No sir. चलिए, so today we will start the next topic of this chapter. तो next topic आपका क्या था after this? Sir, coming of socialism. Okay, the coming of socialism in Europe. Okay. This whiteboard is yellow board actually. It's visible to everyone. Yes, sir. Yes, sir. तो the coming of socialism in Europe. तो यूरोप में सोशलिज्म अब आता कैसे है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूरोप में सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दैट इंडस्ट्रीज वर controlled by private individual were in habit of exploiting workers. So these are some things which happened. अब ये जब इस तरीके की चीज घट रही थी, where workers were being harassed by the capitalists, so what they did, they started, means the very term of socialism came into existence. लोगों को जब रियलाइज हुआ कि यस अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से हो रहा था? मेनली होता था कि उनके वर्किंग आवर्स क्या होते थे, बढ़ा दिए जाते थे और उनके वेजेस नहीं बढ़ाए जाते थे या फिर वेजेस घटा दिए जाते थे। तो ये एक तरह का मेजर एक्सप्लॉयटेशन था। हाँ, एक तरह का मेजर एक्सप्लॉयटेशन था उस समय का। अब इस मेजर एक्सप्लॉयटेशन को अब ये मेजर एक्सप्लॉयटेशन जो है आपका, हाँ, तो मेजर एक्सप्लॉयटेशन कैपिटलिस्ट कहते थे। ये कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ऑल सोशल इल्स जो उस समय के हो रहे थे, इट वाज ड्यू टू कैपिटलिस्ट। नाउ द पीपल वांट अ चेंज इन सोसाइटी। Okay, they need to balance, they need to resist this capitalist mindset. Okay, so different people came and they gave out different terms or ideologies, perspective in order to change this society. So one of the prominent one was the Robert Owen. Okay, Robert Owen है, फिर next one is Louis Blanc, फिर आप देखेंगे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। ओके, तो रॉबर्ट ओवन इज एन इंग्लिश मैन्युफैक्चरर एक्चुअली, ठीक है, जिन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी द न्यू हार्बोरी इन इंडियाना, जो कि वैसे में है इंपॉर्टेंट है, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो रॉबर्ट ओवन ने बनाया था। तो उन्होंने कोऑपरेटिव टर्म दिया था। कोऑपरेटिव टर्म मींस कलेक्टिवली क्या करेंगे? सर अभी आप कुछ लिख तो नहीं रहे हैं ना? बहुत सारे लोग से The rise of, अब मैं लिख रहा हूँ, The rise of socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay, तो सोशलिस्ट हम लोग आते हैं। सोशलिस्ट क्या है? Against private property. Socialists are against private
प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो है, यही रूट कॉज है ऑल सोशल इल्स। कंसिडर इट रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इल्स, है ना। रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इल्स को ये मानते हैं सोशलिस्ट, और वो चाहते हैं कि अब ये क्या हो, खत्म हो जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल खत्म हो जाए। अब जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जब रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो कौन फिर देखेगा, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक कौन देख रहा है सारा कुछ वर्किंग का, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब इंडस्ट्रीज कौन कंट्रोल कर रहा है, प्राइवेट सर आपकी प्रॉपर्टी। आवाज नहीं आ पा रही क्लियर। यस सर, बैकग्राउंड पीछे आवाज आ रही कुछ। सर शोर आ रहा है पीछे से बहुत। शोर आ रहा है पीछे से? यस यस सर। ओके वेट, कैसा शोर आ रहा है जरा बताओगे? सर, योर वॉइस सर इज बच्चे की ब्रेकिंग। सर हल्ला गुल्ला हो रहा है। हल्ला गुल्ला मतलब बच्चे चिल्ला रहे हैं कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला सा हो रहा है। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको। हेलो, यस सर। am I audible to everyone? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि दैट अगर जो है कि हाँ, रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इल्स। तो रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इल्स क्या है? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये क्या करते हैं? प्रॉपर्टी ओन करते हैं, ठीक है, और अपने पर्सनल गेन के लिए काम करते हैं। किसके गेन के लिए? पर्सनल गेन। दे वर्क ओनली फॉर देयर पर्सनल गेन, ठीक है। उनको और उसके बारे में नहीं कंसिडर करते जो कि प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं अपने लिए। मैंने शायद ये सब सारी चीजें समझा रखी है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो अब इसमें अलग अलग लोगों ने आया। अब यहाँ पे चैलेंज ये भी आता है, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी आप हटा देंगे तो हु विल कंट्रोल इंडस्ट्रीज, ओके, हाउ विल प्रॉपर्टी विल बी ऑपरेटेड? दिस इज अ मेजर क्वेश्चन कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी इफ यू आर रिमूविंग देन हु विल कंट्रोल? तो यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। उनमें से एक है आपके रॉबर्ट ओवन, ओके। कौन है? रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन जो है उन्होंने टर्म दिया कोऑपरेटिव, ठीक है। एक कोऑपरेटिव बनाई उन्होंने, ठीक है। क्या नाम है उस कोऑपरेटिव का? इंडियाना। न्यू हार्मनी सर न्यू हार्मोनी इन इंडिया में। यस सर न्यू हार्मनी न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इंडियन। न्यू हार्मनी इन ठीक है, न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए, ओके। और उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव इज अ बेटर वे ऑफ ब्रिंगिंग सोशलिज्म, ठीक है, कि एक साथ मिलकर काम करो और प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाओ, ओके। बट यहाँ पे भी प्राइवेट इंडिविजुअल है जो कि हु इज लुकिंग आफ्टर दिस। रॉबर्ट ओवन एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, ये भी याद रखिएगा, एक बार एनटीएससी में ये क्वेश्चन आया था, ओके। तो इसी को थोड़ा सा जस्ट मॉडिफाई करके आते हैं आपके लुइस ब्लैंक। कौन आते हैं? लुइस ब्लैंक। तो इसमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एक साथ काम करो, एक साथ मिलकर। हाँ, जैसे कि अब यहाँ पे फार्मिंग का वर्क है, ठीक है। तो ये इसमें फार्मिंग का वर्क, पैच ऑफ लैंड है यहाँ पे, जैसे, ठीक है, ये पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, ओके। तो ए बी सी डी एक साथ काम करे, ठीक है। अब इससे क्या हो गया? ओवरऑल यील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये ए बी सी डी डायरेक्टली जाके मार्केट में उसको क्या कर दें? बेच दें,
ओके, यहाँ से उठाया सीधे ले जाके मार्केट में बेच दें, यही ABCD। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट इसका क्या होगा, रीजनेबल रहेगा, साथ ही साथ इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा ABCD पुट टुगेदर। अब आज के डेट में अगर ऑनलाइन सामानें आप खरीदते हो, ठीक है, तो व्हाट यू आर गेटिंग ओवर देयर, यू आर डायरेक्टली गेटिंग द थिंग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, देयर इज अ थर्ड पार्टी, ठीक है, एंड दैट थर्ड पार्टी वेरीज फ्रॉम फ्लिपकार्ट टू अमेजोन एंड ऑल, स्नैपडील। सर ओके, ये तो दैट मेक्स रॉबर्ट द, जो थे ये इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। हाँ ओके सर। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी कोऑपरेटिव में कोई, या फिर ये सबको मिला जुला के उनकी प्रॉपर्टी भी एक ही थी? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कह रहे थे। लुइस ब्लैंक जो मॉडिफिकेशन कहते हैं, उन्होंने कहा कि यस कोऑपरेटिव शुड एग्जिस्ट बट दैट शुड बी रेगुलेटेड बाय, बट दैट शुड बी, सर रॉबर्ट ब्राउन क्या कहते हैं सर, पूरी सोसाइटी मिलकर काम करे या फिर कुछ लोग मिलके? बट दैट शुड बी ऑपरेटेड बाय और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको देखे और लोगों को एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी एज पर द वर्क, ठीक है, और उसमें ये भी कहा कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज पर द वर्क, ये भी टाइम टर्म याद रखना। तो इस तरीके से इन दोनों ने दो बातें रखी थी। सर रॉबर्ट ओवन ने जो कहा उन्होंने ये कहा कि पूरी सोसाइटी मिलकर काम करे फिर कुछ इंडिविजुअल्स मिलके? इसने सर रॉबर्ट ओवन ने। तो रॉबर्ट सर ओवन उन्होंने ने, पूरी सोसाइटी को कहा था। देखो उन्होंने कोऑपरेटिव का नाम यूज किया था। कोऑपरेटिवली मतलब कोऑपरेट, एक साथ मिलकर काम करिए तब प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा। ओके, अगर बीच में इंटरमीडियरीज रहेंगे, हाँ इंटरमीडियरीज रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे। ओके, अब उसमें आप ग्रुप ऑफ लोगों को ले लो या पूरी सोसाइटी को ले लो, वेरी, आप एक तरीके से उस समय जो चल रहा था वो पूरी सोसाइटी को लेकर ही चल रहा था, है ना। उसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी आ सकते, उसमें ग्रुप, हालांकि ये तो चेंज हो गया, पहले स्टार्टिंग जब हुई थी तो इंडिविजुअल ही लेवल पे शुरू होगा। तो इन्होंने सजेशन दिया था ऐसा करेंगे, और जब न्यू हार्मोनी इंडियाना बनाया तो वहाँ पे कुछ ही लोग थे जो कि इस तरीके से काम कोऑपरेटिव का स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? सर एक्सक्यूज मी सर, मतलब इन्होंने बोला तो था लेकिन करते कुछ ही थे। ये कंसेप्ट दिया था और ये कंसेप्ट में एक इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, न्यू हार्मोनी इंडियाना। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव जो है कि इंडिविजुअली ओन कोऑपरेटिव है, मतलब इंडिविजुअल लोग हैं, गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल नहीं कर रही है, इस तरीके की यहाँ पे बात है। बट जब लुइस ब्लैंक कहते हैं तो लुइस ब्लैंक कहते हैं कोऑपरेटिव ऐसा बनाइए जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे और प्रॉफिट को एज पर द वर्क क्या कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सर एक्सक्यूज मी सर, सर आपने सर सेकंड पॉइंट के लिखा है सर, कंसीडर इट कूल कॉज ऑफ ऑल सोशल, सर इसका मीनिंग क्या है समझ में? जितनी सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है, उसका या प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ओके सर। और किसी का कोई डाउट? तो सर ये यूएसए के रहने वाले थे क्या, रॉबर्ट ओवन? अब इनके गूगल में इनके बारे में आप डीपली जो है कि रीड कर सकते हो, रॉबर्ट ओवन के बारे में। तो न्यू हार्मनी उसका नाम था ना? हाँ, न्यू हार्मनी इंडियाना इज द नेम ऑफ द कोऑपरेटिव। यस। अब नेक्स्ट आते हैं कार्ल मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी के आपके कार्ल मार्क्स आते हैं और इन्हीं के दोस्त हैं आपके फ्रेडरिक एंजल्स। ओके, फ्रेडरिक एंजल्स, कार्ल मार्क्स है फ्रेडरिक एंजल्स। सीबीएसई एनटीएससी बोर्ड दोनों के लिए कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इल, और उन्होंने बताया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑपरेट्स फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर द इंडिविजुअल्स, और दो फॉर दोज हु आर मेकिंग दिस कोऑपरेटिव मेकिंग दिस प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। मतलब ये सारी बातें इन्होंने बताई जब तक हमने पढ़ी। हाँ, मतलब ये बातें देखो शुरू से होती रह रही हैं, इन्होंने और ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया कार्ल मार्क्स ने, और इनका एक्सप्लेनेशन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है इनका एक्सप्लेनेशन। ये कोई राइटर थे क्या? फिलोसफर।
लिखते थे। फिलोसफर। सर जैसे कि चैप्टर 1 में थे। हाँ, वॉल्टेयर थे, आपके आपके किसी इन्होंने जॉन किसी लॉक, बुक में रूसो थे। लिखा क्या ये सब? हाँ इन्होंने किसी बुक में लिखे ये आइडियाज अपने? हाँ हाँ ओके। मतलब से उन्होंने टर्म्स को और इलाबोरेट किया, जैसे सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, हाँ हाँ, सारे बिल्कुल टर्म्स। बिल्कुल, ये इनका जो है बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया और बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल रहा है कार्ल मार्क्स की थ्योरी, मार्क्स थ्योरी ऑन सोशलिज्म। तो ये इन्होंने कैपिटलिस्ट जो है जो टर्म यूज किया। एंजल्स जो है ये कोई दूसरा इंसान है? हाँ, ये कोई दूसरा इंसान है। तो अब इसमें क्या है कि कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि कैपिटलिस्ट अपने लिए काम करते हैं, ओके, और इनके ये अपने लिए काम करते हैं, ये आपके बारे में कभी नहीं सोचेंगे, जो प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव बनाता है उनके लिए कभी नहीं सोचते। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम है, वो आपको खुद से ही सॉल्व कराना होगा, आपको सिर्फ खुद ही सॉल्व करना होगा। ओके, जब भी आपकी और कैपिटलिस्ट के बीच में लड़ाई होगी, मीन्स वर्कर्स के और एम्प्लॉयज के और एम्प्लॉयज के बीच में लड़ाई होगी, तो हमेशा जीत वर्कर या एम्प्लॉयज की ही होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव कौन बनाता है? वर्कर्स, ना कि कैपिटलिस्ट। ओके, तो जब ये स्ट्राइक पे चले गए या इन्होंने जो है फाइट कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये एकजुट रहे, तो डेफिनेटली दे विल विन, दे विल ट्रायम्फ। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। समझ में आई बात? यस सर। इज दिस क्लियर? सर ये समझ नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दो यार पैराग्राफ। मतलब इन्होंने कहा कि अगर कभी आपस में किसी बात को लेके कुछ झगड़ा हो तो उसके लिए आपको उसी टाइम खुद ही लड़ना होगा और कोई उपाय नहीं है उसका, ये कहा इन्होंने। ओके थैंक यू। मैं तो पूछ रही थी। अच्छा सर यू आर म्यूटेड। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर, यू आर ऑडिबल। Yes, sir. You are audible. तो मैं क्या कह रहा था कि ये एक कारण है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो तो इसमें कारण वही कि वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में जब भी युद्ध होता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो उसमें कारण वही है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। किसको? वर्कर्स को। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है। रीडिंग भी करा दें या फिर आप लोग रीडिंग खुद से करोगे? सर खुद से करें। नहीं सर, करा दीजिए। सर एक बात और पूछनी थी सर, आपने अभी बोला कि अगर मतलब इन्होंने जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने ये बोला कि अगर आपके बीच में कोई मनमुटाव होता है तो आपको वहीं सॉल्व करना होगा, हड़ताल पे जाके या किसी और उससे। वो वाला एक भी पॉइंट दोबारा क्लियर कर दीजिए। अच्छा, वो दो हड़ताल पे जाना होगा। तो यस, कि जब भी वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो अपनी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी को जो प्रोडक्टिव बनाते हैं वो वर्कर्स होते हैं, ना कि एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स तो अपना देखते हैं काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वर्कर्स ही क्या करते हैं? काम करते हैं। तो जो काम करते हैं अगर वो काम नहीं करेंगे या एकजुट होके काम नहीं करेंगे या प्रेशर बनाएंगे इस बात पे, तो उनकी बात मानी जाएगी और वो जीत जाएंगे जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होगा। सर जैसे इन्होंने ये नहीं कहा कि स्ट्राइक प्राइवेट होती है प्रॉपर्टी। ना सर, सर क्या? जैसे सर ड्यूटा स्ट्राइक होती है,
कौन सा स्ट्राइक? सर डूटा स्ट्राइक। डूटा स्ट्राइक? Which kind of strike is this? I haven't heard of this. तो किसी कौन सा टाइप का स्ट्राइक है ये? सर दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में सर कई बार मैंने अच्छा। सुना है कि सर दीदी की छुट्टी हो जाती थी सर, वो डूटा स्ट्राइक के कारण होती थी सर, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल होगा ना? स्ट्राइक बस कह लो आप, ठीक है, स्ट्राइक कह लो। तो वहाँ पे कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में नहीं हो रहा है। अब जैसे बैंक एम्प्लॉयज अगर स्ट्राइक पे चल जाएं, ओके, और फिर रेलवे कर्मचारी अगर स्ट्राइक पे चले जाएं, है ना, तो स्कूल टीचर्स स्ट्राइक पे चल जाएं, स्कूल सरकारी या फिर प्राइवेट जो भी, तो इस तरह के स्ट्राइक को वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में का स्ट्राइक कहा जाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? सर मतलब कार्ल मार्क्स ने कभी ये नहीं कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन ही कर दीजिए। उन्होंने कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है कि रूट कॉज है सोशलिस्ट का, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण है। प्राइवेट प्रॉपर्टी हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ओके, और अगर उनको जो है बैलेंस करना है तो आप क्या करें, प्रोटेस्ट करें, लड़ें, तब आपकी बात मानी जाएगी। हाँ मतलब सर ये तो नहीं कहा ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बैन ही हो जाए या खत्म ही हो जाए। नहीं, उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना है और सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है। ये बात भी उन्होंने रखी है कि हमें कैपिटलिज्म को क्या करना है, ओवरथ्रो करके एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी है, और वो सोसाइटी एक रेडिकल सोसाइटी बनेगी, रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनेगी, जहाँ पे सभी को रिसोर्सेज इक्वली क्या मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चलो रीड करोगे तब समझ में आएगा, रीडिंग पोर्शन है, ओके, और इसको रीड करिए। हो विल रीड। फ्रेडरिच एंगल्स हैं, कुछ किया था उन्होंने, उनके बारे में तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ मार्क्स ही लिखा हुआ है हर जगह पे। हाँ, तो उन्हीं के साथ हैं, ठीक है, किताब उन लोगों की आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी है, ओके, तो दोनों सेम ही थे। हाँ, सेम नहीं थे, एक ही आदमी सेम कैसे, आइडियोलॉजी सेम थी, प्रमोट करते थे। यस सर, आइडियोलॉजी। तो रीडिंग कौन स्टार्ट करेगा? सर कैन आई रीड? सबसे पहले किसने कहा था? सर मैंने। सर सेकंड मैंने कहा था। सर थर्ड हाँ, मैंने कहा था, very वंशिका। ओके सर। Okay. The coming of socialism to Europe, perhaps one of the most far-reaching visions of how society should be structured, was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. Why? Individuals owned the property that gave employment, but the property were concerned only with the personal gain and not. Wait, and ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। Socialists were against private property and saw it as the root of all social ills of the time. तो इसके बाद वाला सारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, और इसके नीचे जो भी दिया है campaign for it will be the answer of that question. Okay, continue. Okay, sir. Individual owned the property that gave employment, but the property were concentrated only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. So, if society as a whole gathered, then single individuals controlled property, more attention would be paid to collectively social interest. Socialists wanted this change and campaigned for it. Campaign for it. ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes sir. Yes, sir. अब next one. How could a society without property operate? What would be the basis of the socialist society? Socialists had a different vision of the future. Some believed in the idea of cooperatives. Robert Owen. Underline करते जाओ यहाँ से। Okay, sir. Leading. Sir, आवाज आ रही है। हाँ बोलो।
Roboton, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community सर called किसी के माइक से पीछे से इधर गाड़ियों की आवाज आ रही है बहुत तेज। Yes Sir, चलो कोई बात नहीं, पढ़ो। called New Harmony in Indian, USA. Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative. They demanded that governments encourage cooperatives. In France, for instance, Louis अंडरलाइन Blanc, करके पढ़ो। Louis Blanc wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. These cooperatives were to be associations of the people who produce goods together and divide the profits according to the work done by members. Is this clear to everyone? Robert Owen and this Louis Blanc. यस सर। सर इसमें एक डाउट था मुझे, हाँ। तो पूछ लूं सर। इसमें जो ये जहाँ पे लोग काम करते थे सर, वो प्रॉपर्टी ये सारे लोग मिलकर खुद से ओन करते थे या फिर इसका भी कोई एक लीडर था? इसका भी कोई लीडर था मतलब? सर मतलब ये हमने ये तो पढ़ा कि जो ये इनका प्रॉफिट होता है सब आपस में बांट लेते थे। हाँ बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर जो- बिल्कुल होता है। लेकिन सर जो मेन प्रॉपर्टी होती थी सर, वो किसकी होती थी? वो भी इन सबकी होती थी। प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी ही तो क्या हुआ है, कलेक्टिवली यूज किया जा रहा है ना, तभी तो कोऑपरेटिव है। कलेक्टिवली प्रॉपर्टी को Yes, यूज करके उसमें जो है जो भी गुड्स उगा रहे हैं या फिर कमोडिटी उगा रहे हैं, उसी को फिर क्या करते हैं कि फर्दर बेच देते हैं आगे। तो कलेक्टिवली मतलब सर काम सबकी होता होती है। थी प्रॉपर्टी। हाँ Yes. प्रॉपर्टी को मिक्स अप करके सबका कलेक्टिवाइज। शेयर होता था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। देखो यहाँ पे इन्होंने आखिरी में लिखा है ना कि प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। यस सर। यस सर। फिर नेक्स्ट में है कार्ल मार्क्स, वो कार्ल मार्क्स वाला भी पढ़ो। अच्छा अब ये मोक्षिका पढ़ो। Okay, sir. Karl Marx, 1883, and Friedrich Engels added other ideas to this argument. हेलो, यस सर। इज शी ऑडिबल? बहुत आवाज आ रही है। इनकी आवाज आ रही है मोक्षिका की? आई कैन नॉट हियर आवाज मोक्षिका। नहीं आ रही। नो अभी आई। अभी आई है ना? सर अब भी है। कार्ल मार्क्स दोबारा पढ़ूं। नहीं मैं यहाँ से पढ़ो। मार्क्स आर्ग्यूड Marx argued that industrial society was capitalist. Capitalist यहाँ owned से ओके वेट a short notes on Marx ideology, ठीक है? if comes in your examination तो यहाँ से लिखोगे मार्क्स आर्ग्यूड, ठीक है? यहाँ से अंडरलाइन करना शुरू करो। Capitalists owned the capital invested in factories, and the profit of capitalist was produced by workers. The conditions of workers could not improve as long as profit was accumulated by private capitalists. Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. Marx believed that to free themselves from capitalism exploitation, workers had to construct a फेज हाँ। स्क्रॉल कर दीजिए। मतलब मेरी रुकिए। थोड़ा सा अलग है ना, तो फिर दिक्कत होती है दूसरे बच्चे। कंटिन्यू। Construct a radically socialist society where Underline. property was socially controlled. This could be a communist society. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future. Support wait. for socialism. ओके अब समझ में आया यहाँ तक सभी को? Yes, sir. सर इस पैराग्राफ में कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन करना है? सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। ओके सर। और सर इसमें क्वेश्चन क्या बताया था आपने? शॉर्ट नोट्स ऑन मार्क्स आइडियोलॉजी और व्हाट वाज द Okay. आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। अब आता है सर नेक्स्ट। रैडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी में रैडिकल्स का कुछ रिलेशन है? रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी एक उग्र तरीके से एक सोशलिस्ट सोसाइटी होगा जो कि सारी रिसोर्सेज को सोशली क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ओके यस सर। और सर जो ये है दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। सर दोनों का मीनिंग सेम ही है या फिर कुछ डिफरेंस है? डिफरेंट नहीं है कि डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब कम्युनिटी क्या करेगी, ओन करेगी रिसोर्सेज को और आपस में यूटिलाइज करेगी। देखो सोशलिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है
और सोशलिज्म के अंदर ही कम्युनलिज्म भी आता है और कम्युनिस्ट आते हैं, ठीक है। अब वो वैरी करता है फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। जब एक कम्युनिटी वही सेम सोशलिज्म को प्रैक्टिस करती है तो हम कहते हैं दे आर कम्युनिस्ट, ओके, बिकॉज दे आर प्रमोटिंग सोशलिज्म अमॉन्ग देमसेल्फ, ठीक है। तो अब सोशलिज्म इज अ वेरी बिगर टर्म एंड कम्युनिस्ट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो अब आते हैं सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, ओके। तो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में हम आते हैं, देन व्हाट हैपेंड व्हेन दिस आइडियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इन द ईयर 1889 एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाती है यूरोप में, नेम्ड एज सेकेंड इंटरनेशनल, ठीक है, इन द पीरियड ऑफ 1889। क्या नाम था इसका? सेकेंड इंटरनेशनल, यस। ओके। तो अब ये सेकेंड इंटरनेशनल जब बना, तो सेकेंड इंटरनेशनल बनने का कारण ये था कि सोशलिज्म को प्रोटेक्ट करना, फॉस्टर करना, मेन यही कारण था। अब हुआ क्या कि अब धीरे धीरे वर्कर्स नाउ बिकमिंग वेरी सर कहाँ बनाई जाती है ये सेकंड इंटरनेशनल? यूरोप में, ठीक है। ये एक जो इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाती है सेकेंड इंटरनेशनल 1889 में। अभी पर्टिकुलर प्लेस एक बार देखना होगा कहाँ पे बनी है, बट ये मुझे टाइम पीरियड याद है कि लगभग 1889 के ही पीरियड में बनी थी यूरोप में। अब इसमें सेकेंड इंटरनेशनल में हम ये देखते हैं कि वर्कर्स आर नाउ बिकम मोर अवेयर, ओके। अब वो चाहे वर्कर्स कहाँ के हों, इंग्लैंड के हों, ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं पे है, चाहे वो वर्कर्स आपके कहाँ के हों, जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के हों या फिर इंग्लैंड के हों, दोनों जगह के वर्कर्स, इन्होंने एसोसिएशन बनाना शुरू किया। दे स्टार्टेड फॉर्मिंग एसोसिएशन। अब एसोसिएशन बना के क्या करते थे, ये प्रेशराइज करते थे गवर्नमेंट को, ठीक है। जब आप एसोसिएशन वगैरह बनाते हैं तो व्हाट हैपेंस कि whatever demand you will put in front of someone or in front of government, then obviously government will come under pressure। तो अब इनका क्या था, एसोसिएशन इन्होंने क्या किया था, क्यों किया था? टू इंक्रीज देयर स्टेटस, वर्किंग स्टेटस, और उसमें अपने लिविंग स्टैंडर्ड और वर्किंग को क्या करना था, उनको बढ़ाना था, अच्छा करना था। और जब एसोसिएशन बन गया तो व्हाट हैपेंड, जब एसोसिएशन इन्होंने बना लिया कि देन जब सपोज इस एसोसिएशन में इतने मेंबर हैं, ठीक है, A B C D E F, ओके। तो एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट इनमें से किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट है, सपोज एक को है, तो ये सभी लोग मिल के क्या करते थे, कंट्रीब्यूट करते थे और एक ही हेल्प करते थे। अदरवाइज देखा जाए तो एम्प्लॉयर का भी एक ही हेल्प नहीं कर रहा है और कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो एक ही हेल्प कर रही है, बट इन्होंने जब एसोसिएशन बना लिया तो एक दूसरे की ये क्या कर रहे थे, हेल्प करते थे। समझ में आया? यस सर। तो अब इन्होंने जब इस तरह के एसोसिएशन बनाए तो इन्होंने डिमांड क्या रखा, क्या डिमांडेड कि वर्किंग आवर्स क्या करे हो, कम करो, रिड्यूस करो, वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर दो, और क्या कर दो, जिसको इंक्रीज कर दो, राइट टू वेजेस हाइक, वोट, ठीक है। वर्किंग आवर्स नीड करो, राइट टू वोट, इसमें वर्किंग फिर वेजेस भी क्या है, इंक्रीज करने की बात कही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मनी में अगर देखा जाए तो ये जो एसोसिएशन था वो क्लोजली वर्क करता है आपके सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कंटेस्ट करती है इलेक्शन, इसमें बोलते हैं एसपीडी। क्या बोलते हैं? एसपीडी। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का भी आपने क्या बताया कि एक पार्टी है जर्मनी में जिसको कि ये सपोर्ट करते हैं एसोसिएशन इस तरीके के जो यहाँ पे बना है, ओके। तब जब ये एसोसिएशन सपोर्ट करता है, सर ये कोई पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी है? हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इसको ये एसोसिएशन सपोर्ट करता है। जब एसोसिएशन इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो क्या होता है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट्री सीट जीतने में आसानी हो जाती है, ठीक है। सपोर्ट करता है कि हो सकता है ये इनके डिमांड को फुलफिल करने की बात कर रहे हैं। I think there is a construction going on besides my building, so I think that is the reason you are hearing this sound, okay। तो आप मेरी बात को कंसंट्रेट करो, that what I am trying to say, okay। अब यहाँ पे एसपीडी मैंने बता दिया कि अब फिर अब देखा जाता है 1905 में, ओके। तो 1905 में सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए 2 मिनट के लिए। एक बार
सर ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अब जर्मनी की है या यूरोप की? जर्मनी की। सॉरी सॉरी, इंग्लैंड की। जर्मनी। अच्छा ठीक। तो सेकंड इंटरनेशनल के ये एसपीडी उसके अंदर ही आते थी ना, कोई बाहर की एसोसिएशन तो नहीं थी? Second international was an association at international level to help out socialists in working out in different countries, to coordinate. ये पर जब इन्हें राइट टू वोट नहीं तो इन्होंने इन्हें जितवा कैसे दिया? पहले जो इतना बताया वो आप समझिए, ज़्यादा टेक्निकल में मत जाइए। ओके, उतना टेक्निकल आपसे अभी पूछा नहीं गया है, ना आपको लिखना है। अब पर जानना तो चाहिए ना। हाँ, जानना तो चाहिए, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, एंड इट इज नॉट नेसेसरी। अब मैं देखो जिस स्पीड से चल रहा हूँ, आई थिंक इट विल टेक 3-4 क्लासेस, है ना। तो इतना क्लास अगर आप इसमें ही दे दोगे तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स? पता लगा कि हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप हैं और फेज 2 खत्म बाकी सब्जेक्ट्स का, है ना। समझ में आ रही बात? तो आप एक्स्ट्रा क्लास लेके ये सारी चीजें समझ सकती हैं। मैंने पहले भी शायद आपको बताया। जिस बच्चों को लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा समझना है, एक्स्ट्रा इसको देखना है, दे आर वेलकम। ठीक है, यू कैन शेड्यूल एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, यू हैव टू कोऑर्डिनेट योर एकेडमिक डिपार्टमेंट। बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें रिक्वायर्ड भी नहीं है आप लोगों को। आपको एक तो जो है एक लिमिटेड वे में जितना मैं कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ उतनी कंसेप्ट बिल्डअप करिए और आगे बढ़िए, उसको करते जाइए। दिस इज अ वर्ल्ड हिस्ट्री, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, which we should know but we don't know. Why? Because that are not required. समझ में आ रहा है? The world is full of knowledge. You only gain those knowledge which are useful for you. Otherwise, throughout your life, if you will study, you will find that okay, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं पढ़ा। समझ में आ रही है बात सभी को? Yes, sir. यस सर। तो इसी तरीके से आपको करना है। बाकी जो डाउट है तो आप लोग उसको बाद में रेज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास करा सकते हैं। अब हम लोग अपने कंटेंट पे आते हैं। पहले तो मैंने कहा कि 1905 ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से एसोसिएशन बन रहा है, मैंने बता दिया। फिर 1905 में ओके, तो सोशलिस्ट जो थे एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट, ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया लेबर पार्टी। कहाँ बनाया था? वेयर दे फॉर्म? Britain. सर ब्रिटेन। लेबर पार्टी। So Britain. ओके, फिर एक और पार्टी बनी थी, क्या नाम था उसका? सोशलिस्ट सोशलिस्ट Party. सोशलिस्ट पार्टी। France. यहाँ फ्रांस में फ्रांस में ये आ सकता है अपनी चीज में वैसे। ओके, तो अब यहाँ पे 1940 तक देखो तो सोशलिस्ट कभी भी पार्लियामेंट्री सीट्स नहीं जीतते। ओके, 1940 तक कोई भी पार्लियामेंट्री सीट्स नहीं जीतते, बट स्टिल दे आर अर्निंग, बट स्टिल यू कैन फाउंड। सर बैकग्राउंड सर आवाज नहीं आ पा रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ पाई। बता दीजिए दोबारा। हाँ, बोल रहा हूँ, फिर से सुनो कि नेक्स्ट क्या होता है। 1914 तक देखा जाए तो ये सोशलिस्ट को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता, मतलब बहुत ज़्यादा फायदा इन द सेंस कि ये कोई भी पार्लियामेंट्री सीट्स नहीं जीतते हैं सोशलिस्ट। बट देखा गया कि इन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर लाए और अपने डिमांड्स को ये क्या कराते थे, बिना पार्टी में रहे, बिना गवर्नमेंट में रहे फुलफिल कराते थे। और सोशलिस्ट मतलब आप सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ते चला जा रहा है। और अगर आप सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली देखो तो सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ा है आपका? रशिया में ही बढ़ा है, और टाइम पीरियड यही रहा है 1914। ठीक है, पहले रशिया में साथ आते अभी रशिया में जब ये बढ़ता चला गया तो रशिया में 1940 से शुरू हुआ। ज्यादा आवाज आ रही है सर वॉइस। अब ये बताओ कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, किसी की रिपेयरमेंट हो रही है बिल्डिंग की, अब उसमें जाके क्या किया जाए बताओ? इज देयर एनी वे टू स्टॉप दैट? सर आप फिर से बोल दीजिए, वही कर सकते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना ही पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तो यही लूप होल है ऑनलाइन क्लासेस की, है ना। देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। सर आप फिर से कह दीजिए, कोई बात नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। वो रशिया वाला बता दीजिए। हाँ, रशिया में आप देखो तो 1917 से रशिया में 1917 से रशिया में
हाँ 1917 में रशिया में, ठीक है, आप देखोगे रेवोल्यूशन होता है, और जो 1914 टू 1918 का टाइम पीरियड है, आई थिंक यू ऑल नो दैट दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पीरियड है, और इन द ईयर 1917 यू कैन फाइंड दैट रशिया was though a part of World War One, ठीक है, has a revolution, ठीक है, was involved in a civil war or revolution within its country, ठीक है, then we will come to know, ठीक है, about this revolution. We have to study this revolution. तो ये अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया सोशलिज्म इन यूरोप, ये कंप्लीट हो गया। तो आपको रशिया वाला पॉइंट, सर आपने रशिया में सोशलिज्म का पीरियड बताया था, एक बार वो पीरियड दोबारा बता दो। हाँ, तो रशिया में सोशलिज्म का जो है वो इंक्रीज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और पर्टिकुलरली इन द ईयर 1917 इट ग्रोज ट्रेमेंडसली and influenced the Russian government. Fall of monarchy happened in the year 1917 and socialists took power in Russia. Okay, तो रशिया में सोशलिज्म में बड़े जो है कि सेटअप हो जाता है 1917 के बाद से। अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है 1914 और 1918 मैंने बताया वर्ल्ड वॉर वन का है, और रशिया इज अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड वॉर वन, है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें मैंने जो आपका जो चैप्टर है राइज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, सर कुछ समझ नहीं आ पा रहा। सर नहीं आ रहा, आपकी आवाज भी आ रही है। यस सर, इसकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पाई मेरे को। अच्छा अब ये वाला रीड करो, ये पढ़ो, सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, वंशिका पढ़ो। By the 1870s, socialist ideas spread throughout Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. Workers in England and Germany began forming associations to fight for the better living and working conditions. They set up funds to help members of times of distress and demanded a reduction. सर मैंने आपसे पूछा था कि पहले रशिया में कौन कौन से पार्ट्स पर चला था, मतलब इंग्लैंड भी रशिया में ही आता था? नहीं, अभी मैं बताता हूँ, अभी वो वाला पार्ट शुरू नहीं हुआ है, पहले मेरी रीडिंग सुन लो फिर मैं इसके आता हूँ। यस सर ऑनलाइन क्या करना है? वंशिका कंटिन्यू योर रीडिंग। Okay, sir. In the time of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. In Germany, अंडरलाइन ये वाला पोर्शन अंडरलाइन करना है कि एसोसिएशन बनते हैं, वो फंड जो है इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट और एट द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। ओके, in Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party (SPD) and helped it in winning parliamentary seats. By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and a Socialist Party in France. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe, represented by the strong figures in parliamentary politics. Their ideas did shape legislation, but government continued to run these conservatives, like liberals and radicals. ओके, तो इन्होंने पार्लियामेंट्री सीट्स तो जीती नहीं, बट उस पे लेजिस्लेशन को शेप करते गए, उसको इन्फ्लुएंस करते गए। गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स ही क्या करते हैं, बनाते हैं। कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ही क्या करते हैं, तो सोशलिस्ट कौन थे जब कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल बनाते थे गवर्नमेंट? देखो कंजर्वेटिव भी तो सोशलिस्ट ही थे। आपका नाम क्या है सर? मैंने क्लास मिस की थी, मानस। तो आपको क्लास जब आपने मिस कर दी तो कैसे आपको समझ में आएगा? यही तो दिक्कत है। आप क्लास मैंने वीडियो देखी थी, लेकिन वीडियो उसमें जो उतना मुझे समझ आया उसमें तो कंजर्वेटिव हमारे सोशलिस्ट थे। किसने बताया? नहीं, शायद ऐसा मैंने कहीं वीडियो में बोला है कि कंजर्वेटिव और सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब वो लोग जो कि वर्कर, जो कि सोसाइटी को एज अ होल डेवलप करना चाहते हैं। ओके, रिसोर्सेज को इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हैं। ओके, तो ओवरऑल वर्कर्स के वर्किंग कंडीशन या वर्कर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए जो सोचते हैं वो सोशलिस्ट हैं। कंजर्वेटिव तो ट्रेडिशंस को
सिक्योर करना चाहते थे, अपने पास्ट को से रेस्पेक्ट करना चाहते थे, अपने इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो कंजर्वेटिव अलग है, रेडिकल्स टॉलरेट करना चाहते थे ऑल रिलीजियन, ठीक है, और जो है कि पावर्स को डिवाइड करना चाहते थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते थे, बट मानते थे कि राइट टू वोट प्रॉपर्टी मेन को हो, ओके, नॉट डेमोक्रेट्स। फिर रेडिकल, ये लिबरल्स हैं, रेडिकल्स कुछ और थे, वो थोड़ा अलग थे, ठीक है, वो कहते थे कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट वो कहते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ यू शुड नॉट बी प्रमोटेड। वुमेन सफरेगेट मूवमेंट को वो सपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी बननी चाहिए, ये सारी चीजें रेडिकल थी। सोशलिस्ट अब इसमें से हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो, अब मेजर चांसेस ये हैं कि नहीं होंगे। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट है आपका रशियन रेवोल्यूशन। तो मैंने आपको एक पार्ट पढ़ा दिया इसका, ओके, क्या है वो, सोशलिज्म इन यूरोप। अब द नेक्स्ट वन है रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट वन है द रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप कंप्लीट हो गया, रशियन रेवोल्यूशन चालू हो गया। तो रशियन रेवोल्यूशन अगर आप देखो तो दो इवेंट पे एक्चुअली बेस्ड है, फरवरी 1917 का रेवोल्यूशन और अक्टूबर 1917 का। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बुलाते हैं रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसी को क्या बुलाते हैं, रशियन रेवोल्यूशन। तो बिफोर दिस रशिया वाज, ठीक है, वाज रूल्ड बाय एन एम्परर मोनार्क नोन एज जार निकोलस। क्या नाम था उनका, जार निकोलस, जार निकोलस टू, ठीक है। फरवरी 1917 और अक्टूबर 1917 को कलेक्टिवली रशियन रेवोल्यूशन बुलाया जाता है। और इससे पहले, ओके, जो यहाँ पे एक मोनार्क रूल कर रहे थे उनका नाम था जार निकोलस। तो ये जार निकोलस जो है 1914 से ही थे, तो इन 1914 में जार निकोलस रूल कर रहे थे। और रशिया वाज अ वेरी बिग टेरिटरी, मींस इट हैज वेरी बिग एरिया, ठीक है। आज के डेट में करंट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं which earlier were the part of Russia, now they are a independent nation। अब उसमें आपका लैटविया आ गया, लिथुआनिया आ गया, आर्मेनिया आ गया, अजरबैजान आ गया, ठीक है, पोलैंड के कुछ पार्ट है, इस्टोनिया है, ओके। तो ये सारे रशिया के पहले क्या थे, पार्ट थे, नाउ टुडे दे आर एन इंडिपेंडेंट। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ रशिया। और रशिया में सबसे ज्यादा जो मेन रिलीजन था, I think this is written in your book. When you will read your book, you will find the names. Okay. So Finland, Latvia, Lithuania, parts of Poland, Armenia, Azerbaijan, Georgia, है ना, ये सारी चीजें आप लिख लेंगे। फिर रशिया में मेन जो रिलीजन था का वो कौन सा था, which was the main religion? Majority religion Russian Orthodox Christianity. Yeah, very good. Russian Orthodox Christianity. Russian Orthodox Christianity was the main। अब इसके अलावा ऐसा नहीं कि और लोग नहीं रहते थे, अदर वर आल्सो देयर, ओके, जैसे कैथलिक, प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, Sir, Muslims and Buddhists. मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ये भी लोग यहाँ पे रहते थे। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ रशिया, ठीक है, मींस डाइवर्सिटी ऑफ रशिया एंड द टेरिटरीज ऑफ रशिया, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर हमें ध्यान देना है। यहाँ पे समझ में आया सभी को? चलिए बताओ सर, ऑर्थोडॉक्स कौन था? ऑर्थोडॉक्स मतलब जो कि कट्टर क्रिश्चियन आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। जैसे ऑर्थोडॉक्स हिंदू अगर कह दिए तो दे आर दोज हिंदूज हु स्ट्रांगली बिलीव द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एक टर्म है पूरा या फिर ऑर्थोडॉक्स अलग है? ऑर्थोडॉक्स अलग है। ऑर्थोडॉक्स मतलब एक लिबरल क्रिश्चियंस, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स मतलब कट्टर, ठीक है। यस। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म है वो इकोनॉमी है एंड सोसाइटी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में डिस्कशन है। तो वहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी, जब हम वहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी को समझ लेंगे तब वहाँ के रेवोल्यूशन जो हुआ वो क्यों हुआ वो समझ पाएंगे, और वो समझ पाएंगे तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं फिर वो हम समझेंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमें यहाँ की क्या समझनी है, इकोनॉमी और सोसाइटी समझना है कि रशिया में होता क्या था।
तो मेनली अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, मैक्सिमम पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। इसका क्या मतलब है, दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ओके, दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ओके, एग्रीकल्चरिस्ट, समझ में आया? लगभग 85%, कितने, नियरली 85%। अब देखा जाए तो ये अदर जो कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी वगैरह हो गई, फ्रांस वगैरह, तो वहाँ पे ये रेशो बहुत कम है। ठीक है, जर्मनी एंड फ्रांस, 40 to 50%। हाँ, जर्मनी एंड फ्रांस में अगर आप देखो तो इट वाज जस्ट मेयरली 40 to 50%, 50%. है ना, 40 to 50%, but it was very different in Russia. Means maximum people were doing agricultural activity. समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये क्या करते थे कि मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे और अपने नीड को मतलब मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे। इट मीन्स कि वो एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स रशिया वाज अ मेजर। अब भाई अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली देवर रशिया विल बी अ मेजर व्हाट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, वोट करो। सर रशिया तो थोड़ा ऊपर की तरफ पड़ता है तो वहाँ पे सर Just hold on. थोड़ा ज्यादा होता है। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर म्यूट यस सर, आपकी आवाज नहीं। यस, तो रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। तो अब यहाँ पे एक्सपोर्टर है ग्रेन के, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है तो और दूसरी नहीं हो रही है। हियर यू विल फाइंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो। क्या मिलेगा आपको? इंडस्ट्रीज मिलेंगी। कहाँ कहाँ? सर्टेन पॉकेट्स में। ठीक है, अब जैसे आप पॉकेट में मतलब समझ रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे। अब जैसे होता है ना दिल्ली में भी देखो पॉकेट ए पॉकेट बी, सुना है अपने एड्रेस में ऐसे पॉकेट्स की तरह नाम। यस सर। यस सर, पॉकेट। हाँ, तो आप देखा जाए तो सेंट पीटर्सबर्ग सर ये इंडस्ट्री मतलब रशिया में भी इंडस्ट्रीज थी लेकिन हाँ, पॉकेट्स मॉस्को, पॉकेट्स ऑफ सर ये रिमेनिंग 15% में आएंगे ना? हाँ, पॉकेट्स ऑफ सिर्फ पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। मींस यहाँ पे 80% आर एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, और इंडस्ट्रीज यहाँ पे पाए जाते थे सब इम्पोर्टेंट पॉकेट्स में, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में। ओके, अब ज्यादातर काम कौन करते थे? क्राफ्ट्समैन भी हुआ करते थे, तो हाथ से चीजों को बनाते हैं। क्राफ्ट्समैन समझते हो ना? सर जो दूसरी दूसरी चीजों को बनाते हैं जैसे मटके और हाँ बहुत बिल्कुल सारी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ये लोग भी एग्जिस्ट करते थे, बट इंडस्ट्रीज व्हेन केम, ठीक है, तो वो धीरे धीरे इनका काम छीनने लगे और लगभग ये और इंडस्ट्री साथ ही साथ क्या करने लगे? काम करने लगे। ओके, बट इसमें ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। अब जब ये लोग इंडस्ट्रीज जब एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जब लाइमलाइट में आती है इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज के लाइमलाइट में आने के बाद देखा गया जो प्रॉब्लम था वेजेस और वर्किंग आवर्स का, वो बढ़ने लगा। ओके, वेजेस और वर्किंग आवर्स क्या होने लगे? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ये वाला प्लीज रिपीट कर दीजिए सर। सर ये इंडस्ट्रीज ओके, दो वन थिंग, कौन रीड कर रहा था? Who was doing reading portion? रीड कौन कर रहा था बच्चा, नाम बताओ। ओके, अर्नब। सर वंशिका। वंशिका, कैसलिंग मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। ये कौन बातें कर रहे हैं बीच में? आनंद झा, किरण शर्मा, दीपशिका द्विवेदी,
What are you all doing? ये कौन है बीच में बात कर रहे हैं आपस में? You can go out of my class. है ना? समझ में आई बात? अगर क्लास में बात करते हुए कोई भी दिखा तो सीधे क्लास के बाहर। और पर्टिकुलरली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आई थिंक वो जिसको मैं कह रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है, तो डोंट रिपीट इट अगेन। कंटिन्यू करिए। यस, वंशिका वाज रीडिंग नाउ। वंशिका, अर्णव, यू रीड। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. The Russian Revolution. In one of the least industrialized states, this situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. The fall of Tsarist Empire in 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. अंडरलाइन कर लीजिए सभी बच्चों। This has been asked in NTSC examination. ठीक है, आगे। Okay. How did this come about? What were the social and political conditions in Russia when the revolution occurred? To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. The Russian Empire in 1914. In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Underline. yes, sir, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine, and Belarus. It stretched to the Pacific and inside today's Central Asian states, as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity. I think Arnav, wait, Arnav, your voice is not clear today. I think there is a network issue. Okay, so आप रुक जाइए. Someone else will read. आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आउटर, क्या कह रही है? सर यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि रशिया एंड इट्स एम्पायर? रशिया एंड इट्स एम्पायर मींस ओवरऑल इट्स एम्पायर, जहाँ तक ये फैलाव था। रशिया एक पर्टिकुलर कंट्री और उसका एक बड़ा सा एम्पायर था, जहाँ तक उसने एक्सटेंड कर चुके, जहाँ तक वो अपने आप को एक्सटेंड कर चुका था। सर रशिया का पार्ट अलास्का भी था ना? अब इंडिया, हाँ सर रशिया का पार्ट पहले अलास्का भी था ना? हाँ, ओके, चलो कंटिन्यू। हाँ रीड करो। सर बुद्धिस्ट के बाद से करना ना, उसकी वॉइस क्लियर नहीं। The majority religion. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church. But the empire also included Catholics, Protestants, Muslims, and Buddhists. Underline. Economy and society. Yes, sir. At the beginning of 20th century, the vast majority of Russian people were agriculturists. About 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture. This proportion was higher than in most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 60%. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of goods. Industry was found in markets. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much. Underline करो ये सब. Petersburg and Moscow वाला part. Underline. Next. But large factories existed alongside craft workshops. Many factories were set up in 1890s when the Russian railways. Wait करो. तो हाँ, craftsmen undertook much of the production, but large factories exist alongside craft workshop. मतलब इंडस्ट्रीज भी हैं और क्राफ्ट वाले वर्कशॉप भी हैं, दोनों साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। और 1890s में जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, खासकर आपके रेलवेज की। ओके, रशियाज रेलवे नेटवर्क बड़े पैमाने पे एक्सटेंड हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब दूसरी कंट्री भी इच्छुक होने लगे कि वो क्या करें, अब पैसा इन्वेस्ट करें। समझ में आ रही है बात?
पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हो गए। तो इससे थोड़ा सा पैसा जब दूसरे कंट्री से आ रहा है तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा किसका, रशिया का। ओके, तो वहां पे कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, आयरन और स्टील का आउटपुट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कोल प्रोडक्शन डबल एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल, सॉरी क्वाड्रपल क्या मतलब होता है, सर 4 गुना। 4 टाइम, 4 टाइम। क्वाड्रिलेटरल समझते हो, क्वाड, आई थिंक क्वाड्रिलेटरल क्वाड समझते हो, 4 है ना। यस Yes, sir. ठीक है, तो अब 1900 अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि नेक्स्ट इसके पैराग्राफ में, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी वी नो कि पूरे यूरोप में थी, रशिया में भी जो इंडस्ट्रीज थी वो कौन करता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और वो क्या करते थे, मिनिमम वेजेस देते थे लोगों को, ठीक है, और उसके बाद जो है कि मिनिमम वेजेस देते थे, ठीक है, वर्किंग आवर एक ज्यादा रखते थे। तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि मिनिमम वेजेस हियर मींस लो वेजेस, नॉट मिनिमम, हियर लो वेजेस। तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि इनको जो है एक स्टैंडर्ड वेज में मिले, ठीक है, और लिमिटेड वर्किंग आवर्स मिले। सुपरवाइजर भी रखा इसको देखने के लिए, बट वो सुपरवाइजर ठीक से काम नहीं करता था, इंस्पेक्ट प्रॉपरली नहीं करता था, और जो रूल था वो हमेशा क्या होता था, ब्रेक डाउन होता था। ओके, स्मॉल वर्कशॉप वगैरह पे देखो तो वर्किंग आवर्स कभी कभार 15 साल तक चले जाते, 15 घंटे तक चले जाते थे। ओके, वर्किंग आवर्स फैक्ट्रीज वगैरह में 10 से 12 घंटे, रहने के लिए अच्छी जो है जगह नहीं होती थी, रूम से लेके डॉर्मेट्रीज वैरी करती थी, किसी तरीके से वो रखते थे उनको। ओके, मतलब ओवरऑल जो स्थिति थी वो डिटेरियोरेटिव थी। ओके, अब इसमें वर्कर्स में भी क्या था, वर्कर्स में भी रेलवे वाला दोबारा बता दीजिए। कौन सा रशियन रेलवे वाला, रशियन रेलवे वाला, हाँ, देन रशियन, तो फैक्ट्री जब सेटअप हुई थी तो उस समय रशियन रेलवे जो है एक्सटेंड हो रहा था, तो उसके हेल्प से और ज्यादा उसकी क्या हुई, एक्सटेंशन बढ़ गई। और फैक्ट्रीज ऑब्वियसली जब रशिया रेलवे एक्सटेंड हो रहा है तो रशियन फैक्ट्रीज, रेलवे की फैक्ट्रीज भी क्या हो रही है, सेटअप हो रही है, जो रेलवे रिलेटेड इक्विपमेंट्स को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है ना। और आप जानते हो कि हालांकि अभी हमने नहीं पढ़ा है, टाइम नहीं है। ओके, तो टर्शियरी सेक्टर कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज कर रहे हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा। दिस यू विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट क्लास। द नेक्स्ट क्लास हियर रिफर्स टू 10th क्लास। सर इसमें कोल प्रोडक्शन और उसके बारे में भी तो बता रहे हो, वो क्या बता रहे हो? तो उसमें कोल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो डबल हो गया, आयरन और स्टील का क्वाड्रपल हो गया। अब इसमें क्या है, डबल होना और क्वाड्रपल होना मतलब समझते हो, 2 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया पहले से फैक्ट्रीज के आने से। कर रहे हैं ना, हाँ, पहले से कंपेयर कर रहे हैं, पहले कम था, फैक्ट्रीज के आने से और भी ज्यादा जो है काम अच्छे से होने लगा, बढ़ने लगा पहले से ज्यादा, है ना, राइट? समझ में आया? यस सर। अब वर्कर्स, किसी को डाउट है अभी तक तो पूछ लो। नहीं सर, ये जो आपने अभी ये इससे पहले जो बताया था सुपरवाइजर्स वाला 10 से 12 घंटे 15 आवर्स वाला समझ नहीं आया। अरे काम ज्यादा कराते थे, सुपरवाइजर होते थे गवर्नमेंट के साइड में, जार ने कहा कि जाओ सुपरवाइजर देख के आओ, सबको सब सही पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, का लिमिटेड वर्किंग आवर्स है या नहीं है। बट वो सुपरवाइजर घूसखोर थे, वो ठीक से नहीं देखते थे। लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज को कहते थे भैया हमें थोड़ा पैसा दे दो, बाकी तुम देख लो। तो वो लॉ हमेशा क्या होते थे, ब्रेक होते थे, ठीक है, और वो प्रिवेंट नहीं कर पाए लॉ रूल्स को टूटने से, ठीक है। कुछ लोग कोशिश किए कि ना टूटे और सही से हो, बट नहीं कर पाए, टूटते थे वो। ओके, अब यहाँ पे समझ में आया? पहले ये बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होता है? डॉर्मेटरीज होती है, एक सिंगल बेड का जो है कि आपको आराम करने के लिए दिया जाए। देखो ये फिगर दिख रहा है आपको, फिगर 6, बंकर में कैसे डॉर्मेटरी में सो रहे हैं सब, एक एक बेड मिला हुआ है, बस उसी बेड पे सोना है। सर क्राफ्टमैन और वर्कर्स में फर्क क्या होगा? क्राफ्ट्समैन मतलब एक छोटा मोटा काम, ठीक है, छोटी मोटी उन्होंने क्या कर रखी है, छोटा सा उद्योग। अब पॉटर है, पॉटर अपना क्राफ्ट है, तो पॉटर का कौन सा इंडस्ट्री होगा, नहीं होगा। वर्कर मतलब दे आर वर्किंग इन फैक्ट्री, जहाँ पे लार्ज मास प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे लिटिल प्रोडक्शन हो रहा है फॉर सर्वाइवल। ओके ओके सर, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. समझ में आ रहा है? यस सर। सोशलिज्म इन यूरोप, रशियन रेवोल्यूशन, जहां तक पढ़ा दिया समझ में आया सभी को? यस सर।
यस सर। Yes, अच्छा, sir. वर्कर्स के भी अब देखो यहाँ पे डिवीजन है। डिवीजन तो देखो हर एक जगह होती है, वर्कर्स में भी देखी गई डिवीजन है। जो अच्छे क्वालिटी का वर्कर है, जो अच्छा काम करता है, मतलब उसको अच्छे क्वालिटी का वर्कर कहेंगे। जो काम करता है जिसमें कि टेक्निकल स्किल रिक्वायर होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, ठीक है। और इसमें कौन थे इस तरीके के सोचने वाले? मेटल वर्कर्स थे, ठीक है। कौन थे? मेटल वर्कर्स थे, सेंट पीटर्सबर्ग के, ठीक है। अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे, मतलब वर्कर्स में भी एक अपनी हायरार्की बनी हुई है, और मेटल वर्कर्स कंसीडर देमसेल्व्स एरिस्टोक्रेट, ठीक है। अरे हम तो पैसे वाले हैं, बाकी सब बेकार हैं, क्या है सब, ठीक है। तो मतलब देयर वाज अ सोशल ग्रुप, ठीक है। और वहां पे क्यों ऐसा था? क्योंकि उनका जो काम था, उनका जो प्रोफेशन था, उसमें ज्यादा ट्रेनिंग, ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती थी। और इसके अलावा वुमेन का अगर केस देखो, इसको अंडरलाइन भी कर लेना रीड करते वक्त, तो वुमेन ओवरऑल वर्कफोर्स में कितनी है? 31% है 1914 में, ठीक है। और ये जानते हो, दे आर पेड लेस देन मेन। दिस पोर्शन यू स्टडीड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन आल्सो। देयर वाज अ प्रोमिनेंट क्लब, ठीक है, क्या नाम था उसके? द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। Very good. Society of Revolutionary and Republican Women. They, what was the demand? Right to vote. ठीक है, they should be paid as compared to men. Right to vote. हाँ, Sir, यहाँ administrative position. बिल्कुल, Sir, बिल्कुल, administrative position. very good. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, but they were paid less than men. Okay, half या फिर quarter. This was the kind of distress they used to face. ठीक है, और ये throughout the world है, ऐसा नहीं है कि रशिया में है और फ्रांस में नहीं है, फ्रांस में भी पहले था। तो ये एक चीज थी जो वहाँ पे देखी जाती थी। और हालांकि एसोसिएशन वगैरह बनाते थे और एक दूसरे को हेल्प करते थे, बट वो बहुत कम था। अब एक चीज ये भी इसमें देखी गई है, जब कभी भी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती थी, देयर वाज अ वेरी गुड थिंग अमंग दिस वर्कर्स। चलो एक सोशल ग्रुप तो बना है इनके बीच में, बट जब कभी भी झगड़े होते थे या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता था, झगड़े यहाँ पे रेफर्स टू दैट कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉयर से होता था बड़े लेवल पे, तो सभी एक साथ स्ट्राइक पे जाते थे। ऐसा नहीं एक स्ट्रक्चर, एक वर्कर स्ट्राइक पे गया, बाकी कह रहे हैं तुम जाओ, हमसे क्या मतलब है ना। सभी लोग क्या करते थे? काम को बंद कर देते थे। स्ट्राइक वर्क मतलब स्टॉप वर्क, ओके। और वर्क जो है कि एम्प्लॉयर से अपनी डिमांड रखते थे। और इस तरह के आप जो देखोगे, जो स्ट्राइक आपके बुक में दिया है, इट वाज इन द पीरियड ऑफ 1896-7 एंड 1902। मेटल इंडस्ट्री में 1902, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 96-97। सर कोऑपरेटिव्स कह सकते हैं हम इन्हें, या फिर they to an extent they were cooperating। समझ में आया सभी को? Yes, sir. एक बार रीडिंग कर लो। कौन रीड कर रहा था? Sir, मैं सत्यम. या सत्यम, कंटिन्यू। When Russia's railways network was extended and foreign investment in industry increased, coal production doubled and iron and steel output quadrupled. By the 1900s, in some area, factory workers and craftsmen were almost equal in number. Most industry was the private property of industrialists. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work. But factory inspectors could not prevent rules being broken. Craft unit and small workshops. In craft units and small workshops, the working day was sometimes of 15 hours compared with the 10 or 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. Workers were a divided social group. Some had strong links with the villages from which they came. Others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. अंडरलाइन करो यहाँ से अंडरलाइन करो सभी लोग। A metal worker of St. Petersburg recalled, metal workers considered themselves aristocrats among all the other workers. Their occupations demanded more training and skill. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men, between half and three-quarters of men's wage. Divisions among workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardships, but such associations were very few. Despite divisions, workers did unite to strike work
stopped work when they disagreed with employers about dismissals or work conditions. These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in metal industry Underline. during 1902. Wait. In the countryside, yes, sir. Is this clear to everyone? समझ में आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. What about the rest? If I'm saying everyone, then everyone should answer or say yes or no, whatever. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, Yes, sir. we are not in a classroom program, ठीक है? So being means we are taking classes or you are doing classes in online platform. I don't know whether you are understanding to an extent or not. ठीक है, अगर क्लासरूम में होते तो मैं आपको देखता, आपको देख के समझ में आता कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, है ना? एक एक्सप्रेशन से टीचर को पता लग जाता है. Here what I know only, कभी कदार मैं कहता हूँ switch on your camera, that's the reason why I say this, ठीक है? और उसके अलावा आपके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है that whenever I will say is there any doubt or is it clear, so you should answer promptly yes or no, ठीक है? यही एक तरीका है जिससे कि मुझे पता लगेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा. Is it okay? सर एक डाउट था. Yes, sir. बोलो. सर पूछ लो. सर हमने ऊपर पढ़ा कि रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, लेकिन सर रशिया तो नॉर्थ की तरफ पड़ता है, वहाँ पे सर शायद धूप ज़्यादा नहीं आती होगी, तो सर उसको हमने ऐसा क्यों लिखा? और कंट्रीज उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाती थी जितना वो करती है. रशियन एम्पायर वाज अ वेरी बिग एम्पायर. इसमें एक जो पर्टिकुलर आज के डेट में इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, सो दे वर कल्टिवेटिंग लाख ऑफ टन्स ऑफ ग्रेन्स, ठीक है? आप ऊपर मत देखो, आर्कटिक में मत सोचो कि रशिया इज इन आर्कटिक ओनली. रशिया इज अ वेरी बिग एम्पायर. Russia used to be a very big empire, and today also in terms of area Russia is the biggest country. पढ़ा है ना RCUCVAI? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Sir, वहाँ पे 11 time zones हैं. हाँ, there are 11 time zones. Very good. यही बात है. अब यहाँ पे आते हैं कंट्री साइड में. गांव में देखें तो पीजेंट्स, ठीक है, कल्टीवेट करते हैं लैंड, आपने पहले ही पढ़ रखा है. नोबिलिटी से पीजेंट्स की नहीं बनती है, ठीक है? नोबिलिटी से यहाँ पे पीजेंट्स से नहीं बनती है. समझ में आई बात? अब यहाँ पे नोबिलिटी से क्यों नहीं बनती है? क्योंकि ये जमीन जो है कि जमीन, आपको मैंने शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन में समझा दिया था, किंग से जमीन लेते हैं, फिर पीजेंट्स को कहते हैं इस पे काम करो, फिर फ्यूडल यूज, याद है फ्यूडल सिस्टम किस तरीके से बताया था? पीजेंट्स चाहते हैं कि जो नोबिलिटी की जमीन है वो परमानेंटली इनको ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, इनको ही ट्रांसफर हो जाए, और जो है ये उस लैंड को देखें. तो इनके दोनों के बीच में नहीं जमती है, पीजेंट्स के और नोबिलिटी के बीच में. ओके, बट अगर आप देखो ब्रिटानी, फ्रांस में एक जगह है, वहां पे नोबल के लिए पीजेंट्स लड़ भी गए थे, बट इन केस ऑफ रशिया द सिचुएशन इज वेरी वर्स. ओके, पीजेंट्स आर इन अ चांस टू किल और चॉप दिस नोबिलिटी, है ना? तो this is what you are going to study. So in the year 1902 the thing became more worse, ठीक है? लोगों ने मारना शुरू किया, पीजेंट्स ने रेवेन्यूज वगैरह डिनाई किया, नहीं है, फिर मारना शुरू किया, तो बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ था, ठीक है, लार्ज स्केल में, पर्टिकुलरली साउथ एशिया, रशिया, ठीक है? तो पीजेंट्स भी देखा जाए तो आपस में डिवाइडेड थे. पीजेंट्स में ऐसा नहीं था, बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिटी था. तो पीजेंट में एक चीज थी जो कि आप देख सकते हो, जो जिसकी वजह से उनको सोशलिस्ट मानते हैं. जब रशियन रेवोल्यूशन आता है तो मानते हैं कि पीजेंट्स को ही सेंटर ऑफ स्टेज रखा जाए. क्या बात थी ऐसी कि पीजेंट्स पे देखा गया यूरोपियन पीजेंट्स में कि ये अपने लैंड को पीरियोडिकली क्या करते थे, पूल करते थे. पूल समझते हो कि आप अपना लैंड दो, अपना दो, अपना दो, अपना दो, सबका लैंड एक कलेक्टिवली क्या कर लिया, पूल कर लिया, और उस पर कल्टीवेशन किया, और उसको फिर एज पर द नीड क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अच्छा, अभी आपने पढ़ा था एज पर द वर्क इन केस ऑफ लुइस ब्लैंक, ठीक है? इन केस ऑफ रशिया हियर यू विल फाइंड दैट एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज मोर सोशलिस्ट, दैट एज पर द वर्क वन और एज पर द नीड वन? As per the need. Very good, it is as per the need.
ठीक है, नीड के बेसिस पे, अगर नीड के बेसिस पे कर रहे हो तो इट मींस यू आर मोर सोशलिस्ट. इफ यू आर डूइंग एज पर द वर्क, इट मींस दोज हु आर वेरी इंटेलिजेंट और दोज हु आर वेरी स्किलफुल, ठीक है, विल गेट मोर, है ना. तो वहां पे भी डिफरेंस होगा. तो इक्वल रखना है, एज पर द नीड. जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट, भाई उनको ज्यादा एलोकेशन. तो यहाँ पे क्या होता था कि periodically लैंड को पूल करते थे और and their commune meal divided it according to the needs of the individual family. commune meal मतलब हेड, ठीक है, समझ में आ रहा है. उस कम्युनिटी के हेड को कम्यून या मील कहा जाता है. अंडरलाइन कर लेना इस फैक्ट. सत्यम, कंटिन्यू रीडिंग. सर मुझे चीज पूछनी थी सर. सर वो ब्रिटानी का एग्जांपल दिया हुआ है सर, ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है सर. सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो इसलिए हुआ था क्योंकि पीजेंट्स नोबल्स के खिलाफ थे और नोबल्स इतना उनको परेशान कर रहे थे सर. बट देयर वाज अ केस. ऐसा नहीं है कि हर जगह हर एक जैसी सिचुएशन एग्जिस्ट करे. इन केस ऑफ ब्रिटानी द सिचुएशन वाज नॉट सो वर्स, है ना. हियर पीजेंट रेस्पेक्टेड नोबल्स बिकॉज़ नोबल्स यूज्ड टू गिव मींस रेस्पेक्ट पीजेंट्स. They gave importance to peasants. They were not exploiting a lot. Okay, so peasants were also respecting. समझ में आ रहा है? It was a give and take formula. Sir, excuse me, sir. And sir, what is the meaning of Mir? Yes, sir. Mir head, community head of the community. Mir. Okay, sir. Sir, मैं reading start करूँ? Yes. Okay, नहीं आप तो भी read कर रहे थे. कोई और बच्चा पढ़ ले. कौन और बच्चा है यहाँ पे? सर मनोज ना. मनोज तो आप तो शुरू में ही पढ़ रहे थे ना. आई थिंक सर लव्य ने पढ़ा. अच्छा पढ़ लो मनोज. In the countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, crown, and the Orthodox Church owned large properties. Like workers, peasants too were divided. They were also deeply religious, but except in few cases, they had no respect for the nobility. Nobles got their powers and position through their service to the Tsar, not through local popularity. रुको. इनका नाम जार है. क्या नाम है? Tsar. जार. Z मतलब प्रोनाउंस करोगे जार. Okay, sir. This was unlike France, where during the French Revolution in Britain, peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1912, this occurred on a large scale in Russia, and in 1905, such incidents took place all over Russia. Russian peasants were different from the other European peasants in another way. They pooled their land together periodically, and their commune Mir divided it into according to the needs of individual family. Sir, excuse me, sir. हाँ बोलो. सर आपने सर पूल का मीनिंग क्या बताया था कि मतलब सारी लैंड का शेयर. पूल मतलब शेयर. ओके सर. लैंड का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्रॉप है क्या? क्रॉप या जो वर्क हम करते हैं. अब देखो जैसे सपोज देयर एक पर्टिकुलर जगह पे 50 एकड़ लैंड है और वो 50 एकड़ लैंड जो है कि 50 लोगों में डिवाइडेड है. तो 50 लोग एक साथ आके उस 50 एकड़ लैंड पे कल्टीवेशन करेंगे और उसको जो है जो भी प्रॉफिट होगा वहाँ का जो हेड होगा वो एज पर द नीड क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा. दैट्स ऑल. यस. अब आते हैं सोशलिज्म इन रशिया. अब रशिया में सोशलिज्म अगर देखा जाए तो किस तरीके से और ज्यादा बढ़ती है. तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे रशिया में 1914 तक वो सब क्या थे, बैंड थे. बट वहाँ पे कुछ ऐसे पार्टीज भी थे जो सीक्रेटली काम करती थी, जैसे सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. ठीक है, इट वाज फाउंडेड इन 1898. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी. If you will go through the papers of NTSC of last 10 years, you will find this question. Then when it was formed, Social Democratic Workers Party. So it was formed in 1898. ठीक है, और ये किस आइडियोलॉजी को मानते थे? मार्क्स की आइडियोलॉजी को. Means whatever Marx told, these party used to believe that. ठीक है, और ये क्या करते थे? इलीगल तो थे ही क्योंकि 1914 तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे अलाउड नहीं थी. ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे सीक्रेट सोसाइटीज जैसे बनती हैं वो धीरे धीरे उसी तरीके से काम करते थे. गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को क्या करते थे? इन्फ्लुएंस करते थे. गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को मोबिलाइज करते थे और कहीं ना कहीं सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे. अब यहाँ पे जब सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे तो मार्क्स की आइडियोलॉजी को ये प्रमोट कर रहे हैं. तो मार्क्स की आइडियोलॉजी अभी हमने ये पढ़ा
कि जब कि सोशलिस्ट ये जो कैपिटलिस्ट हैं उनको ओवरथ्रो करना है और एक सोशलिस्ट सोसाइटी को बिल्डअप करना है। तो इन्होंने सोचा कि अब वर्कर्स को हम क्या करेंगे, लेकर ये रेवोल्यूशन करेंगे। बट यहाँ पे जो सोशलिस्ट, अब सोशलिस्ट तो एक आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी में भी हैं और कुछ अलग से भी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी सोशलिस्ट थे, इन्होंने कहा कि वर्कर्स को न कंसिडर करके आप पीजेंट्स को करिए। पीजेंट्स आर मोर सोशलिस्ट देन वर्कर्स। Why? Because they are pooling their land periodically and they are dividing share according to the need of the family, है ना। तो ये नेचुरल सोशलिस्ट दिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आई? हाँ, तो इनको ही सेंटर ऑफ स्टेज और मेन फोर्स रखा जाएगा रेवोल्यूशन का। ओके, और जो रशिया है जल्दी सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगी। ओके, तो इस तरीके से सोशलिस्ट, तो कुछ सोशलिस्ट का ये मानना था। कुछ सोशलिस्ट जो कि लेट 19th सेंचुरी में, वही टाइम पीरियड है, 1900 वाला ही टाइम पीरियड है, एक्टिव थे, और वो लोग भी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जैसे सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है 1898 का। तो इन्होंने कहा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो 1900 में बनी, तो ये जो है पीजेंट्स का जो राइट, जो डिमांड था कि नोबेल से लैंड लेकर इन्हें मिल जाए, पीजेंट्स को, उस डिमांड के लिए ये वर्क करते हैं। बट यहाँ पे जो है एक चीज गौर करने वाली है कि सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो में एक फिगर है, प्रोमिनेंट फिगर, जिनको माना जाता है व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, समझ में आ रहा है? तो वो व्लादिमीर लेनिन का ये कहना था कि भाई जो है कि पीजेंट्स को आप क्यों कंसिडर कर रहे हो? पीजेंट्स में भी देखा जाए तो लार्ज पीजेंट्स हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं, बिग पीजेंट्स हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं। तो बिग पीजेंट्स अगर देखा जाए तो वो तो एम्प्लॉयर हैं, बिकॉज दे हैव अ लार्ज एस्टेट्स और लार्ज पीस ऑफ लैंड। अब उसमें जब बड़ा पीस ऑफ लैंड होगा, इट मींस वो दूसरों को हायर करेंगे और अपने यहाँ वर्क कराएंगे। अब जब हायर करके वर्क कराएंगे तो सेम आइडियोलॉजी दे विल आल्सो प्रमोट कि वर्किंग आवर्स मोर एंड वेजेस लेस। समझ में आ रहा है? लेनिन का क्या कहना समझ में आ रहा है कि दे आर आल्सो कैपिटलिस्ट, these peasants are also capitalists, so don't consider these peasants be rich and poor हैं, and those who are rich means they are capitalists. Okay for everyone? समझ में आया सभी को? Yes sir. Okay, तो व्लादिमीर लेनिन सर किस में से थे? सोशल डेमोक्रेटिक से। हाँ, अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी में जो है पार्टी डिवाइड था। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन ने एक ग्रुप बनाई थी जिसका नाम रखा बोल्शेविक ग्रुप। और वो बोल्शेविक ग्रुप जो है ये ज़ार के गवर्नमेंट को, रिजाइन को खत्म करना चाहती थी, और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बनाया था लेनिन ने बोल्शेविक ग्रुप को। ठीक है, और उसके मेंबर्स भी बहुत कम थे, बट जो भी थे क्वालिटेटिव। अदर्स, ये एक ग्रुप ये बना, दूसरा ग्रुप सोशलिस्ट का बना। ये तो एक बोल्शेविक का सोशलिस्ट ग्रुप बना, एक दूसरा ग्रुप बना सोशलिस्ट का, जिसका नाम रखा क्या? मेंशेविक। ठीक है, और मेंशेविक मतलब एक ऐसा सोशलिस्ट ग्रुप जो सभी के लिए ओपन है, ऐसा नहीं किसी तरह का किसी से भेदभाव करेंगे। समझ में आ रहा है ये पॉइंट सभी को? इज दिस क्लियर? सर एक बार बोल्शेविक और मेंशेविक का दोबारा बता। बोल्शेविक मेंशेविक ग्रुप है सोशलिस्ट का। ओके, बोल्शेविक लेड बाय आपके दिस व्लादिमीर लेनिन। ओके, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ज़ार को हटाने के लिमिटेड मेंबर्स होंगे, और जो भी होंगे क्वालिटेटिव होंगे, ओके, डिसिप्लिन्ड होंगे। अब एक अदर ग्रुप बना मेंशेविक। अच्छा, आप लोगों का एक वर्क रहेगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ मेंशेविक ग्रुप? ओके, इन नेक्स्ट क्लास आई विल लाइक टू हियर। सर अलेक्जेंडर करके थे। ओके, अलेक्जेंडर करके थे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप बताइएगा अलेक्जेंडर से या कौन, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। ओके, तो these are some points। ठीक है, इसको एक बार घर पे रीड कर लीजिएगा, then we will have a reading portion in next class, है ना? तो we will continue from here। तो डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर लीजिएगा। Is it okay for everyone? Yes sir। Yes sir। Yes sir। Yes sir। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Till then, bye bye। Take care। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening sir, thank you sir।
Thank you. Good evening, sir. Bye, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Bye, sir. Bye, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening, everyone.